जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिटीजनशिप अपने इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट में। ओके, तो इस चैप्टर से प्री और मेंस में क्वेश्चन आते हैं और ये हम इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है और उसका क्या महत्व होता है। देखते हैं। लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, इंडिया हैज़ टू काइंड ऑफ पीपल, सिटीजन एंड एलियन। ओके, तो बेसिक्स की बात इसमें बताई गई है कि और किसी भी मॉडर्न स्टेट की तरह, मॉडर्न कंट्री की तरह इंडिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक उसके सिटीजन होते हैं, एक उसके एलियन होते हैं, है ना। तो सिटीजन का मतलब ये है कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं या जिनको भारत में मान्यता मिली हुई है सिटीजनशिप की, जिनके पास आधार कार्ड वगैरह चीज़ें हैं। और एलियन वो हैं जो कि बाहर से आए हैं, जैसे हमें कहीं कहीं फॉरेनर वगैरह घूमने को देखते हुए मिलते हैं ना, तो वो जो किसी बाहर कंट्री के सिटीजन हैं बट इंडिया में घूमने पे आए हैं या किसी और वीज़ा पे आए हैं, कि मेडिकल वीज़ा पे आए हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं या किसी अदर वीज़ा पे आए हैं, तो वो हो गए हमारे एलियन। आगे देखते हैं। सिटीजन आर फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ओबे एलिजियंस ऑफ इट। ओके, जो सिटीजन होता है इंडिया का, सिटीजन आर द फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट। जो सिटीजन होता है वो इंडियन स्टेट का फुल मेंबर होता है और उसकी सारी सुविधाओं को वो इंजॉय करता है। आगे देखते हैं। दे इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। बेसिकली वही बात बोली गई है, ओवे एलिजियंस टू इट एंड देर इज द दे इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, कि सिविल भी राइट, जो सिविल राइट है और जो पॉलिटिकल राइट है वो सारे इंजॉय करते हैं कौन, सिटीजन, हमारे जो इंडिया के सिटीजन होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। एलियन ऑन द अदर हैंड आर द सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट एंड हेंस डू नॉट इंजॉय ऑल ऑल द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट। ओके, तो वही बात बताई गई है कि एलियन जो होते हैं वो किसी और कंट्री के मेंबर होते हैं और इसकी वजह से वो इंजॉय नहीं कर पाते सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट। मतलब कुछ उनको सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट कुछ तो मिलते हैं, पॉलिटिकल राइट तो खैर नहीं मिलते होंगे, बट सिविल राइट कुछ मिलते हैं बट पूरे नहीं मिलते हैं, है ना। आगे देखेंगे कि कौन से राइट उनको मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते हैं। आगे देखते हैं। दे आर ऑफ टू कैटेगरी, फ्रेंडली एलियंस एंड द इनेमी एलियंस। ओके, तो जो एलियंस होते हैं ना उनको भी दो कैटेगरी में रखा गया है। एक हो गए अपने फ्रेंडली एलियन, दूसरे हो गए अपने इनेमी एलियन। देखते हैं फ्रेंडली एलियन कौन होता है। फ्रेंडली एलियन आर द सब्जेक्ट ऑफ दोज कंट्री दैट हैव कॉर्डिनल रिलेशन विद द इंडिया। ओके, तो फ्रेंडली एलियन वो लोग हो गए, वो फॉरेनर्स हो गए जिनके देश के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? फ्रेंडली रिलेशन है या कॉर्डिनल रिलेशन है। एंड द इनेमी एलियन कौन हो गए? इसका अपोजिट हो जाएगा सेम। इनेमी एलियन कौन हो गए? इनेमी एलियन वो हो गए कि आर द सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री दैट इज एट द वॉर विद द इंडिया। कि इनेमी एलियन वो हो गए कि जो जिनके देश के साथ हमारा वॉर चल रहा है या किसी तरीके का डिस्प्यूट चल रहा है, उस देश के लोगों को एनिमी एलियन कहा जाता है। आगे देखते हैं। दे इंजॉय लेजर राइट देन द फ्रेंडली एलियंस। ओके, तो जायज सी बात है कि भाई आप हमारे दुश्मन देश के नागरिक हैं तो आपको राइट थोड़े दिया जाएगा। आगे देखते हैं। दे डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड द डिटेंशन, आर्टिकल 2020 सॉरी आर्टिकल 22। तो वही है कि जो एलियन जो एनिमी एलियन के लोग होते हैं, जो एनिमी एलियन के मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इंजॉय नहीं करते हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है और उनको डिटेंशन भी नहीं दिया जाएगा, जो कि आर्टिकल 2 के थ्रू मिलता है ना। तो ये बात हो गई कि भाई अगर आप इनेमी कंट्री के हैं तो पहले तो आप अगर हमारे देश में आए तो आएंगे तो हो सकता है आप पे शक ज़्यादा जाएगा कि आप कुछ मतलब आपकी मंशा कुछ सही नहीं होगी, इसकी वजह से इनको ये सारे प्रोविजन से इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी गई है। आगे देखते हैं। Constitution confer the following right and privileges on the citizen of India and denied the same to the alien। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कुछ ऐसे राइट और प्रिविलेजेस देता है किसको? जो भारत के नागरिक हैं उनको, और डिनाइड करता है किन के लिए? एलियंस के लिए। कि सेम जो ये सब आर्टिकल है ना, ये सेम जो राइट है, जो प्रिविलेजेस है, वो हमारे इंडियन को मिलते हैं, लेकिन ये डिनाइड किए जाते हैं एलियंस के लिए। कौन कौन से राइट है देखते हैं। राइट against discrimination on the ground of religion, race, caste, sex and the and अपना place of birth, आर्टिकल 15 है ना।
तो ये जो आर्टिकल 15 में जो राइट मेंशन है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ किसी भी रिलीजन, किसी भी रेस, किसी भी कास्ट, किसी भी मतलब जेंडर वगैरह के लिए और किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ के लिए, कि ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड ये नहीं होगा कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट से पैदा हुए हैं तो आप उस स्टेट दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते। हम देखते हैं ना, हमारे इंडिया में हर स्टेट के लोग एक दूसरे स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ पे इस डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कही गई है, लेकिन अगर कोई फॉरेनर है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा कि वहाँ पे इंडियन को ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगी और फॉरेनर को कम प्रिविलेज दी जाएगी। जो एलियंस हैं उनको कम प्रिविलेज दी जाएगी, उनके मतलब एलियंस के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे और कौन सा राइट है, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 के अंडर में भी जो आर्टिकल आता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का, इसमें भी डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है एलियन और अपने सिटीजन के ग्राउंड पे। आगे देखते हैं, राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड द रेजिडेंट एंड प्रोफेशन, आर्टिकल 19। कि ये जो राइट है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड असेंबली एंड आपका हो गया एसोसिएशन, मूवमेंट एंड द रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ये सब जो आर्टिकल 19 है ये हमारे सिटीजन को मिलते हैं, लेकिन इसमें बाउंडेशन लगाई जा सकती है अपने कुछ एलियंस के लिए। आगे देखते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट हमारे देश के लोगों को, हमारे सिटीजन के लोगों को, हमारे जो इंडियन सिटीजन है उनको दी जा सकती है। इनको नहीं दी जा सकती कि भाई आप फॉरेनर हैं तो आप अपना कल्चर मेंटेन रखिए। नहीं, आप अपना कल्चर मेंटेन रखिए, नहीं रखिए उसकी तरफ से हमारे, आपको रखना है तो रखिए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको नहीं दिया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसके लिए है, सिर्फ एक इंडियन सिटीजन के लिए है। आगे देखते हैं, राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, कि वोट करने का राइट, कि इलेक्शन में वोट करने का राइट, लोकसभा के इलेक्शन में और स्टेट असेंबली के इलेक्शन में वोटिंग का राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन को रहेगा, ना कि कोई फॉरेनर आ गया और वो बोल दिया कि भाई हम आए हैं, वोट चल रहा है, चलो हम भी वोट देंगे। तो वो वाला सिस्टम इंडिया में नहीं है। आगे देखते हैं, राइट टू कंसेंट contest for the membership of the parliament and the state legislature। ओके, तो राइट टू कंटेस्ट, राइट टू कॉन्टेस्ट, तो कॉन्टेस्ट नहीं ले सकता, भाग नहीं ले सकता पार्लियामेंट के मेंबरशिप में और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबरशिप में। ये राइट सिर्फ मिलेगा किसको, इंडियन सिटीजन को, कोई भी फॉरेनर को नहीं मिल सकता है। और इसी का प्रूफ है ये कि हमारी पार्लियामेंट में आपको कोई फॉरेनर नहीं दिखेगा, है ना। आगे देखते हैं, एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस, that is President of India, Vice President of India, Judge of Supreme Court and the High Court, and Governor of the State, Attorney General of India and the Advocate General of State। ओके, तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि एलिजिबिलिटी जो है होल्ड करने की कुछ ऑफिसेस को, जिसमें कि अपना प्रेसिडेंट हो गया, मैक्सिमम सारे तरीके के स्टेट और गवर्नमेंट और सेंट्रल ऑफिसेस जो होते हैं ना, उसमें फॉरेनर को राइट नहीं मिलता है ना। इवन कि क्लर्क भी कोई फॉरेनर नहीं बन सकता है। तो ये सारी तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट हो गई, अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे स्टेट पब्लिक सर्विसेज में कुछ कुछ ऐसे फॉरेनर हैं जो भाई दे दें। अब देखो, भूटान और नेपाल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बात हो रही है, अगर आप भूटान और नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो फिर क्या उसका सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, जिसको हम आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Along with the above right, the citizen also obeys certain duty toward the Indian citizen, toward the Indian state. For example, paying tax, respecting the national flag and the national anthem, and डिफेंसिंग द कंट्री एंड सो ऑन, है ना। तो जो इंडियन सिटीजन है हमारा, वो अपना राइट एंजॉय करने के साथ साथ उसको उसकी कुछ ड्यूटी भी बनती है, जैसे कि क्या करना है, टैक्स पे करना है ना, और रिस्पेक्ट करना है इंडियन फ्लैग को और नेशनल एंथम को। बट हम ये ग्राउंड पे किसी अदर जो फॉरेनर को नहीं बोल सकते कि भाई तुमको इंडिया का एंथम क्यों नहीं याद है, तुम बिना इंडिया का एंथम याद किए क्यों आ गए भारत में घूमने, ये हम नहीं बोल सकते उसको। बट अपने इंडियंस की ये ड्यूटी है। हालांकि हमने आगे पढ़ा हुआ है कि जो ड्यूटी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन को ड्यूटी रिकॉग्नाइज की गई है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, जुडिशली फोर्स किया जा सकता है।
लेकिन एक ये ड्यूटी है, ये एक इंडियन के सिटीजन से ये उम्मीद की जाती है, ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो ये सारी ड्यूटीज को निभाए। आगे देखते हैं। इन इंडिया both the citizen by the birth as well as naturalized citizen are eligible for the office of president, while in USA only the citizen by birth and not a naturalized citizen is eligible for the office of president। ओके, तो इसमें क्या बात कही गई है कि इंडिया में सिटीजन जो कि बाय बर्थ सिटीजन है, जैसे कि हम और आप हैं, कि हमारा जन्म इंडिया में हुआ, हमारे माँ बाप इंडियन है, हमारे दादा दादी इंडियन है, उनके माँ बाप भी इंडियन है, सारे इंडियन ही इंडियन है। बट नेचुरलाइज्ड सिटीजन है, जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है। अब ये नेचुरलाइज्ड सिटीजन कौन है? जो कि जो कि किसी जिसका कि कोई भी पेरेंट्स, ग्रेट पेरेंट्स या क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कोई भी ऐसा है जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है और वो किसी लीगल प्रोसेस के थ्रू इंडिया का सिटीजन बना हुआ है, उसको भी ये एलिजिबल करता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। बट यूएसए में ऐसी बात नहीं है। यूएसए में जो बाय बर्थ इंडियन है, जो बाय बर्थ वहाँ का सिटीजन है, उसी को एलिजिबल करता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, ना कि किसी ऐसे पर्सन को जो कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन है। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोविजन है सिटीजन के लिए, आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2। प्री में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है, या कौन सा अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डील करता है सिटीजनशिप से, तो पार्ट 2 डील करता है। और आर्टिकल कौन कौन से कवर करते हैं? 5 to 11 आर्टिकल कवर करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। It contain neither any permanent nor any elaborate provision in this regard, है ना। It only identify the person who becomes citizen of India at this commencement, that is on 26 जनवरी 1915। ओके, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ना तो कोई ऐसा परमानेंट, ना तो कोई इलेबोरेट प्रोविजन बताता है अपने सिटीजनशिप के रिगार्ड, सिटीजनशिप के अपना सिटीजनशिप कैसे लिया जा सकता है। इसका कुछ परमानेंट ऐसा नहीं है कि परमानेंट कुछ है, या कि भाई ये टाइम वो टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना ना ही तो कि बहुत ज़्यादा इलेबोरेट किया। हालांकि आगे बहुत ज़्यादा जब सिटीजनशिप एक्ट बना था उसके बाद बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन उसमें हुआ है, बहुत डिटेल में बातें बताई गई है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपना ओरिजिनली फॉर्म हुआ था ना, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया गया था। इट ओनली आइडेंटिफाई द पर्सन हु बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट, दैट इज 26 जनवरी 1950। तो यही बात है कि ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है किसको, कि एक पर्सन है जो कि इंडिया का सिटीजन है जब से कि कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता मिली है तब से। आगे देखते हैं। It does not deal with the problem of acquisition or loss the citizenship subsequent to its commencement। Okay, तो अपने कमेंसमेंट में ये कोई ऐसी बात नहीं करता है कि ये प्रॉब्लम की एक्विजिशन कैसे, सिटीजनशिप को कैसे एक्विज किया जा सकता है, या कैसे लॉस अगर सिटीजनशिप हो जाती है तो उसमें क्या बात होगी, क्या प्रोविजंस होंगे। ये कोई भी प्रोविजन अपने कमेंसमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन अपने कमेंसमेंट के टाइम पे नहीं करता है। आगे देखते हैं। It empowered the parliament to enact a law to the provide for such matter and any other matter relating to citizenship। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को एम्पावर कर देता है कि आप सिटीजनशिप के मैटर में जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है उसके रिलेटेड आप बनाएंगे प्रोविजन। कौन बनाएगा? अपना पार्लियामेंट। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है प्रीलिम्स का कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप के लिए कोई भी एक्ट या कोई भी अमेंडमेंट बनाने की शक्ति किसके अंदर है, कि इसका पावर किसके अंदर है? प्रेसिडेंट के अंदर है, पीएम के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर है, या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर है? तो किसके अंदर है? पार्लियामेंट के अंदर है। ओके, तो ओरिजिनली हमने देखा कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में इतने प्रोविजन नहीं थे, इतना ज्यादा इसको इलेबोरेट नहीं किया गया था अपने सिटीजनशिप के प्रोविजन को, उसके एक्विजिशन को, उसके लॉस को। बट पार्लियामेंट को ये पावर दे दी गई थी कि भाई आप इनेक्ट कर सकते हो लॉ विथ एनी काइंड ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। ओके, आगे देखते हैं। पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, तब जब देखा पार्लियामेंट ने, जब बहुत सारा सिनेरियो हमारे इंडिया में आने लगे, उसके बाद क्या हुआ कि पार्लियामेंट क्या करता है, वो इनेक्ट करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, विच हैज बीन अमेंडेड फॉर
टाइम टू टाइम, जो कि समय समय के साथ अमेंड भी किया गया। उसके बाद देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिटीजन्स, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलोइंग 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन become the citizen of India at its commencement, that is January 26, 1950, ओके, 26 जनवरी 1950। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में, देखो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग किसके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 4 कैटेगरी के जो पर्सन है, ये 4 कैटेगरी के जो पर्सन हैं वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, सॉरी इंडियन सिटीजन बन सकते नहीं है, इंडियन सिटीजन बनते हैं, बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट, कि जब हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अपना 1949 में संविधान लागू हो गया था, कुछ मेजर प्रोविजंस लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 के दिन पे, है ना। तो जब संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं वो इंडिया के सिटीजन बनते हैं। अब ये कौन कौन से 4 कैटेगरी के लोग हैं इसको हम देखते हैं। अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ द 3 कंडीशन। पहला तो एक ऐसा पर्सन जो कि इंडिया का डोमिसाइल है, क्या है, इंडिया का डोमिसाइल है, इंडिया में रहने वाला पर्सन है, और ये जो नीचे प्रोविजंस दिए गए हैं इसमें से कोई एक, एनी वन को फुलफिल करता है, इन तीनों कंडीशन में से किसी एक को फुलफिल करता है। ये 3 कंडीशन क्या है, इफ ही वॉज बोर्न इन इंडिया, या तो कि वो इंडिया, पहले तो वो इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए, पहले शर्त तो यही हो गया, या तो, और जो अन्य 3 शर्त हैं जिसमें से एक भी अगर वो फुलफिल कर लेता है तो वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इन जनवरी 26, 1950, कि पहला तो वो डोमिसाइल हो जाए इंडिया का, और दूसरी शर्त यह है कि या तो कि वो इंडिया में पैदा हुआ हो, है ना, इफ ही वॉज बोर्न इन इंडिया, और आइदर ही और इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट वॉज बोर्न इन इंडिया, या तो कि उसके पेरेंट इंडिया में बोर्न हुए हों, या तो कि वो इंडिया में बोर्न हुआ हो, है ना, दोनों में से कोई एक। और नेक्स्ट क्या है, इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो 3 कंडीशन क्या है, या तो कि वो इंडिया में पैदा हुआ हो, या तो कि उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों, या तो कि वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो इंडिया का इमीडिएटली 5 ईयर, मतलब लगातार 5 साल तक वो इंडिया में रह रहा हो जब से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आया है, तो वो भारत का सिटीजन बनता है ना। तो इन तीनों शर्त में से कोई भी एक, तो कि वो इंडिया का डोमिसाइल हो, पहली शर्त तो ये होगी, और दूसरा क्या है, या तो वो पैदा हो गया हो इंडिया में, या तो कि उसके पेरेंट्स पैदा हुए हो इंडिया में, या तो कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो इंडिया का, कि तुरंत अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये करने के बाद, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट होने के बाद तुरंत 5 साल तक इंडिया में रह रहा हो, तो वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ये पहले तरीके के लोग थे। दूसरा पर्सन कौन सा है जो इंडियन सिटीजन माना जाएगा, अ पर्सन हु माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान become an Indian citizen if he or either of his parent or any of his grandparent was born in undivided India and also fulfill any one of the 2 condition, है ना। a person who migrate to India from Pakistan, एक इंसान, क्योंकि ये जो टाइम है ना हमारा, वो माइग्रेशन का टाइम है, वो लोग आ जा रहे थे, लोग पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, तो इन लोगों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी था। पहला तो देखो, पहला तो यही हो गया कि जो नहीं गए पाकिस्तान, जो इंडिया के इंडिया में रह गए, लेकिन उनका या तो किसी और कंट्री से रिलेशन रहा हो, या मतलब कहीं बाहर से आए हो, या कुछ दिन कहीं कमाने चले गए, या कहीं, या उस टाइम तक अपना कहीं विदेश वगैरह में रह रहे हो, लेकिन तुरंत, जैसे अपने सुभाष चंद्र बोस के साथ तो बहुत लोग ऐसे थे, है ना, लेकिन उनके लिए ये प्रोविजन किया गया। उसके बाद ये क्या हो गया, दूसरे पर्सन कौन थे, कि वो जो माइग्रेट किए हो इंडिया में, कहाँ से, पाकिस्तान से, कहाँ से, पाकिस्तान से, बिकम एन इंडियन सिटीजन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल एनी ऑफ द 2 कंडीशन, है ना, कि एक पर्सन ऐसा है जो पाकिस्तान से माइग्रेट किया है, लेकिन या तो उसके पेरेंट या तो उसके ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में
पैदा हुए हों। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब कि पाकिस्तान का भी एरिया और अपना जो इस टाइम बांग्लादेश का एरिया है वो भी एरिया, अनडिवाइडेड इंडिया तो वही था, है ना, कि पूरा पाकिस्तान और पूरा अपना बांग्लादेश। तो इन पूरी जगहों पे कहीं भी पैदा हुआ होगा तो कहीं भी उसके पेरेंट्स या उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए होंगे तो वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, बशर्ते कि वो दो और शर्तों में से किसी एक को पूरा करता हो। तो क्या दो शर्तें हैं देखते हैं हम। इन केस ये माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, he had been ordinary resident in India since the date of his migration, or in case of he migrate to the India on or after 19 July 1948, he had been registered as a citizen of India, but a person could be so registered only if he had been resident in India for 6 months प्रोसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि पहली कंडीशन तो ये है कि अगर कोई पर्सन माइग्रेट किया है पाकिस्तान से बिफोर पहले 19 जुलाई 1948 के पहले ही माइग्रेट वो कर दिया है ना, पहले ही वो आ गया है इंडिया में और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन कि अपने माइग्रेशन से के डेट से इस डेट तक वो अपना क्या हुआ, वो अपना इंडिया में ही रह रहा हो, इंडिया का ही रेजिडेंट हो। दूसरा केस क्या है, इन केस ही माइग्रेट द इंडिया ऑन ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948, तो और दूसरा केस ये हो जाता है कि अगर कोई सिटीजन है, अगर कोई पर्सन है जो कि या तो कि 19 जुलाई 1948 या उसके बाद आता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कहाँ पे, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बट अ पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ ही हैड बिन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ, है ना, कि बट कोई पर्सन रजिस्टर्ड तभी कर सकता है जब 6 महीने के लिए वो इंडिया में रह रहा हो, 6 महीने से वो इंडिया में रह रहा हो, कि जब उसका एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होगा वो तभी उसी शर्त पे हो सकता है कि जब 6 महीने से वो इंडिया में रह रहा हो। समझ आई बात। तो ये है देखो बेसिकली ना इसको इतना ध्यान से एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है इसके लिए कि जो वो 4 तरीके के लोग थे जिनको इंडिया का सिटीजन माना गया, तो वो कौन कौन से लोग थे। तो एक तो देखो जो पर्सन थे कि जो डोमिसाइल थे और जो खुद इंडिया में बोर्न हुए हो या उनके पेरेंट्स बोर्न हुए हो इंडिया में या ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो इमीडिएटली 5 ईयर तक कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दूसरा जो माइग्रेट किए हुए हैं पाकिस्तान से, वो भी भारत के सिटीजन बन सकते हैं एक पर्टिकुलर डेट तक, एक पर्टिकुलर डेट पे, बशर्ते कि उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अपना अनडिवाइडेड इंडिया के मेंबर हो। ओके, और ये दो हो गई उनकी शर्तें कि या तो कि 19 जुलाई 1948 तक वो अपना ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो अपने इंडिया के, जब से वो माइग्रेंट किए हैं तब, और दूसरा अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उनको एज ए सिटीजन उनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड वो तभी कर सकते हैं जब वो 6 महीने तक अपना रहेंगे, लेकिन ये प्रोसेस करने के बाद वो इंडियन सिटीजन कहलाने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पर्सन है अ पर्सन हु माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू पाकिस्तान from India after March 1st, 1947, but later returned to India for resettlement, could become an Indian citizen. For this, he had to be resident of India for 6 months, proceeding the date of his application for registration, है ना। देखो तो तीसरे तरीके के वो लोग भी थे कि ऐसे पर्सन जो कि माइग्रेट कर गए पाकिस्तान इंडिया से। पहले तो ये हुआ कि वो माइग्रेट कर गए पाकिस्तान कि नहीं चलो हम पाकिस्तान रहेंगे, लेकिन फिर उनको पाकिस्तान उतना अच्छा लगा नहीं, उतना जमा नहीं, कि उनको लगा कि नहीं यार यहाँ पे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्या हम अपना घर वर सब छोड़ के भी आए और हमें इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं। बहुत सारे हिंदुओं के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि वो पहले पाकिस्तान तो चले गए, या बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी ये हुआ था कि वो अपना घर वर सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान तो चले गए, बट उनको वहाँ पे उनका क्या उनको माहौल समझ में नहीं आया, तो वो बोले कि नहीं यार हमारा तो इंडिया ही ठीक है भाई, हम इंडिया में ही जा रहे हैं, वहीं रहेंगे। तो ऐसे लोगों को भी कवर करने के लिए एक प्रोविजन बनाया गया कि अगर कोई पर्सन है जो कि माइग्रेट कर गया है पाकिस्तान में इंडिया से,
आफ्टर आफ्टर मार्च 1 1947, मतलब 1 मार्च 1947 से के बाद वो अपना क्या कर गया है, माइग्रेट कर गया है। लेकिन बाद में वो रिटर्न हो जाता है इंडिया की तरफ, क्या करने के लिए कि रीसेटल होने के लिए। वो भी इंडियन सिटीजन बन सकता है, बट इसके लिए उसको रेजिडेंट ऑफ 6 मंथ अपना इंडिया में रुकना पड़ेगा या रहना पड़ेगा, और फिर उसको एक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म को फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली बात यही कही गई है कि जो भी लोग माइग्रेट किए थे इंडिया से पाकिस्तान में, लेकिन दोबारा इंडिया में आ गए, है ना, 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन दोबारा इंडिया में आ गए, तो वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके सिटीजनशिप का ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, a person who or any of whose parent or grandparent was born in undivided India but is ordinary resident outside India shall become the Indian citizen if he has been registered as the citizen of India by diplomatic and consular representative of India in the country ऑफ हिज रेजिडेंस। ओके, तो देखो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि अब एक आदमी है, एक पर्सन है जो जिसका पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट वो इंडिया में बॉर्न हुए हो, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब आप लोग समझ गए, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, लेकिन वो फिलहाल आउटसाइड इंडिया रहता हो, है ना, किसी भी अदर कंट्री में रहता हो, आउटसाइड इंडिया रहता हो, वो भी भारत का सिटीजन बन सकता है अगर कि वो रजिस्टर्ड करता है एज अ सिटीजन, रजिस्टर्ड करता है एज अ सिटीजन अपने बाय इंडियन डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन के बाद ही इंडिया का मेंबर बन सकता है। ओके, आगे देखते हैं, वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दस, है ना, वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो कि अपना कमेंसमेंट के पहले या कमेंसमेंट के बाद में ये कभी भी अपना क्या कहते हैं उसको रजिस्ट्रेशन करके इंडियन सिटीजन बन सकता है। तो बेसिकली इसमें बात क्या बताई गई है कि दिस प्रोविजन कवर द ओवरसीज इंडियन हु मे वांट टू एक्वायर इंडियन सिटीजन। तो जैसे देखो पार्टीशन के लोगों को तो कवर किया गया, जो इंडियन डोमिसाइल थे उनको भी कवर किया, जो पार्टीशन के टाइम पे माइग्रेट करके रिटर्न आ गए थे उनको भी कवर कर लिया गया, है ना। फिर उसके बाद क्या हो गया, जो ओवरसीज थे, जो कहीं और रहते थे, अपने क्या विदेशों में रहते थे, उनको भी कवर किया गया कि भाई अगर आप भी चाहते हो, अब तो देखो उस टाइम स्थिति खराब थी, क्या अपना स्वतंत्र नहीं था इंडिया, लेकिन तो लोग बाहर बाहर चले गए, कुछ अफ्रीका चले गए, या है ना कि स्लेव बना के भी कुछ लोगों को बेच दिया गया। लेकिन जब भारत फ्री हो गया तो उनके लिए भी डोर ओपन कर दिए गए कि भाई आप भी ओवरसीज सिटीजन हैं, ओवरसीज इंडियन हैं, तो आप भी इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। उसके लिए ये प्रोविजन है कि आप रजिस्ट्रेशन करके सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। ओके, देखते हैं, तो टू सम अप दीज प्रोविजन डील विथ द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, पर्सन माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सन migrated to Pakistan but later return, and person of Indian origin residing to outside India, है ना। तो जो आउटसाइड इंडिया भी रहते थे उनके लिए भी प्रोविजन किया गया। तो बेसिकली ये 4 तरीके के लोगों के बारे में प्रोविजन किया गया, जिसमें कि पहला हो गया अपना कि अपने डोमिसाइल, दूसरा जो माइग्रेट किए हों पाकिस्तान से, और तीसरा जो माइग्रेट इंडिया से किए हों पाकिस्तान के लिए लेकिन दोबारा रिटर्न हो गए हों, और उसके बाद ओवरसीज सिटीजन के लिए। ओके, आगे देखते हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप एज अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप आर एज फॉलोज। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अपना सिटीजनशिप के लिए क्या है उसको देख लेते हैं। नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉल्यूंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप एनी फॉरेन स्टेट। तो यही बात कही गई है कि कोई भी ऐसा पर्सन इंडियन सिटीजन नहीं हो सकता है जो कि वॉल्यूंटरी एक्वायर करता है, जो कि मतलब जानबूझ के एक्वायर करता है किसी अदर कंट्री का सिटीजनशिप, उस वो इंडियन सिटीजन नहीं हो सकता है ना। जैसे कि अब मैं हूँ इंडियन सिटीजन, अब मैं जाके अपना, बहुत सारे आप पंजाबी लोगों का देखते होंगे कि हम इंडियन सिटीजन हैं, बट ऑफिशियली हम री अनाउंस नहीं किए अपना इंडियन सिटीजनशिप, बट हम जाके कनाडा में सिटीजनशिप ले लिए, है ना, या किसी और कंट्री में जाके सिटीजनशिप ले लिए, तो हमारी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, है ना, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जैसा कि अपने अक्षय कुमार साहब हैं, है ना,
इनके पास क्या है, कनाडियन सिटीजनशिप है। तो कनाडियन सिटीजनशिप है तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडियन सिटीजनशिप उसकी खत्म हो जाएगी खुद ब खुद, वो चाहे रीअनाउंस करे चाहे ना करे, चाहे अब वो देखो इंडिया के प्रति वो कितनी लॉयल्टी दिखा रहा है, क्या कर रहा है, वो उसका अपना पर्सनल मैटर है। या तो कि उसे आर्ट या किसी भी चीज के आधार पर, किसी ऐसे स्पेशल वर्क के आधार पर उसको थोड़ा प्रिविलेज मिल जाए, है ना। लेकिन जो प्रोविजन है वो यही प्रोविजन है। और मैंने एग्जांपल अक्षय कुमार का इसलिए लिया क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं ना कि पब्लिक बॉडी है तो सब जानता है, पब्लिक नेम है तो सब जानता है, इसके लिए। आगे देखते हैं, एवरी पर्सन हु और who is or he is deemed to be citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provision of any law made by the parliament. Every citizen है ना, every person who is or is deemed to be citizen of India shall continue to be such citizen subject to provision of any law, है ना, कि किसी लॉ के थ्रू ही, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी लॉ के थ्रू ही कोई भी सिटीजन अपना इंडियन सिटीजन को कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके बारे में बताया गया। आगे देखते हैं, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। तो अपनी जो पार्लियामेंट है वही एक उसी के पास ऐसा पावर है जो कि कोई भी प्रोविजन मेक बना सकती है विथ रिस्पेक्ट ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, एक्विजिशन या टर्मिनेशन, सिटीजनशिप के एक्विजिशन और टर्मिनेशन के लिए कोई भी प्रोविजन बनाने का प्रावधान किसके पास है, अपना पार्लियामेंट के पास है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके बारे में हम देखते हैं। आगे की बातें मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से, प्री में इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास कंप्लीट करने के बाद आप लोग अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे तो ये चीजें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगी, आ जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइडेड फॉर द एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ द सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ द सिटीजनशिप, है ना, कि सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है और कैसे लॉस किया जा सकता है, इसका प्रोविजन हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है। जो कि मतलब ये क्या है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंडिया, कि कमेंसमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद सिटीजनशिप को एक्वायर और लॉस करने का क्या प्रोविजन है, ये हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया है। आगे देखते हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 also provided for Commonwealth citizenship, but this provision was replaced by the Citizenship Amendment Act 2003, है ना। तो जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 था वो प्रोवाइड करता था क्या, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को प्रोवाइड करता था। क्या करता था, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को प्रोवाइड करता था। लेकिन बट ये प्रोविजन जो है वो रिप्लेस्ड होता है किसके द्वारा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा ये जो कॉमनवेल्थ की सिटीजनशिप है इसको रिप्लेस कर दी जाती है ना। तो हमें याद रहना चाहिए कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को प्रोवाइड किया जाता है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू अपना इसको जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप एक्ट है उसको जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप है उसको रिप्लेस किया जाता है। आगे देखते हैं, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है इसके बारे में हम चलिए चेक करते हैं। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ द 1955 प्रिस्क्राइब 5 वे टू एक्वायरिंग सिटीजनशिप, जो कि है क्या, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो 5 ऐसे तरीकों को प्रिस्क्राइब करता है जिससे कि सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है इंडिया के। चलिए देखते हैं वो 5 तरीके कौन सा है। प्री में तो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि इन तरीकों से सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू किसके द्वारा सिटीजनशिप एक्वायर किया जा सकता है, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 ऑल, ऐसा करके आ जाता है ना क्वेश्चन। तो ये हेडिंग भी याद रखने की जरूरत है। आगे देखते हैं, बाई बर्थ। आगे देखते हैं बाई बर्थ कैसे हम सिटीजन बन जाते हैं इंडिया के। A person born in India on or after January 26, 1950 but before July 1st, 1987 is a citizen of India by birth irrespective of the nationality of his parent, है ना। जो भी इंसान है
जो कि पैदा हुआ है इंडिया में आफ्टर 26 जनवरी 1950 और बिफोर 1 जुलाई 1987, कोई भी ऐसा इंसान जो कि इंडिया में पैदा हुआ है कब, किस 26 जनवरी 1950 के बाद से और 1 जुलाई 1987 तक जो भी इंसान इंडिया में पैदा हुआ है वो भारतीय सिटीजन है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है बाय बर्थ, चाहे उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी कोई भी हो, चाहे उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी कोई भी हो, अगर वो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में इंडिया में पैदा हुआ है तो वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर। अब आप में से कोई सोचेगा कि अरे मैं तो इस बीच में पैदा ही नहीं हुआ हूँ तो मेरा क्या हाल है ना। कोई सोचेगा भाई कि मैं तो ना 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ हूँ, ना 1 जुलाई 1987 के पहले पैदा हुआ हूँ, ना इस डेट पे पैदा हुआ, तो अब मैं क्या सिटीजनशिप हूँ, मैं इंडियन सिटीजन हूँ या नहीं हूँ। तो देखिए क्या है, अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन or after July 1st, 1987 is considered as a citizen of India only if either of his parent is the citizen of India at the time of his birth. ओके तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई पर्सन है जो कि 1 जुलाई 1987 1 जुलाई 1987 को पैदा होता है या उसके बाद भी पैदा होता है, वो इंडियन सिटीजन तभी कंसीडर किया जाएगा जब उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई भी, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, है ना, जब उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडियन सिटीजन होगा उसके बर्थ के टाइम, उस बच्चे के बर्थ के टाइम अगर उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडियन सिटीजन होगा तो 1 जुलाई 1987 या उसके बाद पैदा हुए बच्चे को इंडियन सिटीजन माना जाएगा, है ना। तो ये बच गए। अब जो 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हैं उनके या दोनों पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन होगा तो वो अपने आप को इंडियन सिटीजन मान लेंगे, उनको वो अपने आप को माने या ना माने इंडियन गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज कर देगी। ओके नेक्स्ट पॉइंट, अब किसी को लगे कि यार अब हमारा तो कोई फिक्स डेट बताया नहीं, अब क्या होगा, तो आगे क्या प्रोविजन बनाए गए हैं वो देखते हैं। दोज बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर दिसंबर 3 2004, एकदम जेनजी वाला पीरियड आ गया है ना, कि 2004 का प्रोविजन बता दिया कि दोज वो बच्चे जो बोर्न हुए हैं इंडिया में ऑन ऑन और आफ्टर दिसंबर 3 2004 are considered citizen of India only if both of their parents are the citizen of India or one of whose parents is a citizen of India or the other is not an illegal migrant at the time of his birth. Okay, तो इसमें ये बताया गया है कि वो बच्चे जो कि 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए हैं वो इंडियन सिटीजन तभी कंसीडर किए जाएंगे जब उनके दोनों पेरेंट इंडियन सिटीजन होंगे, इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, जबकि उसके दोनों पेरेंट इंडियन सिटीजन होंगे और और अगर कोई एक पेरेंट उसका इंडियन सिटीजन नहीं हुआ तो वो ऐसा पर्सन नहीं, मतलब होना तो चाहिए ही, दोनों तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हम सिटीजनशिप एक्वायर तो कर लिए हैं लेकिन हम कोई इलीगल माइग्रेंट है ना, उसके टाइम उसके बर्थ टाइम के जो बच्चे का टाइम बर्थ टाइम है उस पे दो पेरेंट्स में से एक क्या है, जैसे कहीं नेपाल से भाग किया गया तो वो इलीगल माइग्रेंट है ना, आप भाग नहीं, आप पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एक गवर्नमेंट का एक प्रोविजन है उससे आइए, जैसे आप कहीं विदेश घूमने जाते हैं तो आप ऐसा नहीं, एक प्रॉपर पास बनता है, पासपोर्ट रहता है, वीजा लगता है, वो सब प्रोविजन एक होता है, वो उस तो क्या गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अब आप अगर कहीं डाक डुक के गए तो फिर वो गवर्नमेंट की कोई नहीं, आप के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आप फिर इलीगल माइग्रेंट में हो जाते हैं कि आप इलीगल तरीके से भारत में आए। इसलिए आपने किसी न किसी मूवी में देखा होगा कि जो इलीगल माइग्रेट होते हैं ना वो इलीगल तरीके से जाते हैं तो उनको फिर कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी, वो बजरंगी भाईजान में जो वो उसका जो भी थे अपना जो भी उसका मेन कैरेक्टर था, वो जब अपना जाता है पाकिस्तान में तो वो किस तरीके से जाता है, वो इलीगल तरीके से जाता है,
छुप छुपा के जाना मतलब क्या, इलीगली तरीका हो गया। अभी एक नई मूवी आई है डंकी डंकी कुछ करके, जो भी उसका नाम है, उसमें कुछ है, तो वो भी इलीगल माइग्रेशन पे ही बताया गया है कि इलीगल तरीके से जो माइग्रेट करके जाते हैं उनको कितना टफ लाइफ होता है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट आपको पहचान ही नहीं रही है। गवर्नमेंट कह दे रही है कि भाई मैं नहीं जानता, इलीगल माइग्रेंट इसके साथ जो भी हो, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके ऊपर कोई भी ब्लेम लगाया जा सकता है, कुछ भी लगाया जा सकता है ना। तो यही बताया गया है कि वो इलीगल माइग्रेंट ना हो। उसके पेरेंट्स जो बच्चे के 3 दिसंबर 1904 के बाद, सॉरी 2004 के बाद पैदा हुए हों, उनका दोनों पेरेंट अगर इंडियन रहेगा तभी उस बच्चे को इंडियन मतलब इंडियन सिटीजन कंसिडर किया जाएगा। तो देख रहे हैं धीरे धीरे प्रोविजन क्या थोड़ा सा हार्ड होते जा रहा है। आगे देखते हैं। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया एंड द इनेमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजन बाय बर्थ, है ना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे फॉरेन डिप्लोमेट हैं, कि भारत में सारे विदेश के देशों की एम्बेसीज होती है ना। विदेश के लोग आते हैं यहाँ पे, तो हर देश की अपनी अपनी एक एम्बेसी होती है, और हर देश में भारत की भी एक एक अपनी एम्बेसी है। तो जैसे जैसे मान लो ब्रिटिशर्स आ गए, तो वो ब्रिटिश एम्बेसी में जाएंगे। अब कोई भी ब्रिटिश का, कोई भी ब्रिटेन का यहाँ पे आ गया और उसके साथ कोई भी परेशानी हुई ना, तो वो ब्रिटिश एम्बेसी में जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा है यूक्रेन में जब वॉर हो रहा था, तो यूक्रेन में जो इंडियन थे वो कहाँ जा रहे थे, वो इंडियन एम्बेसी में जा रहे थे, कि इंडियन एम्बेसी के थ्रू ही हम अपनी बात को इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बात होगी कि अब तो उस वो जो एम्बेसी में लोग रहते हैं, जो पोस्टेड रहते हैं ना, वो उस कंट्री के ही रहते हैं जिस कंट्री की एम्बेसी रहती है। जैसे अगर यहाँ पे अमेरिका, भारत में दिल्ली में अमेरिका की एम्बेसी है, तो उसमें अमेरिकन ही पोस्टेड होंगे, उसमें कोई इंडियन पोस्टेड नहीं होगा। ओके, मतलब कोई तो हो सकता है, बट मेजर पोस्ट किसको जाती है, अमेरिकन को ही जाती है, या किसी भी फॉरेन कंट्री को ही जाती है। तो वो लोग जो पोस्टेड हैं, अब उनके बच्चे पैदा हो गए इंडिया में, उनके बच्चे पैदा हो गए इंडिया में, तो वो बाय बर्थ इंडियन सिटीजन नहीं कहलाने लगे कि चलो हम पोस्टेड थे इंडिया में, तो इंडियन, हमारे बच्चे इंडिया में पैदा हो गए तो हमारे बच्चे हो गए इंडियन। ऐसा नहीं हो सकता है, ये प्रोविजन नहीं बनाया गया है। और कोई भी इनेमी एलियन है जो कि हमारा मतलब दुश्मन देश हो गया, वहाँ के जो बच्चे हो गए या वहाँ के लोगों के जो बच्चे हो गए, वो भी इंडियन सिटीजन बाय बर्थ तो नहीं ही एक्वायर कर सकते हैं। बाकी अदर प्रोविजन के थ्रू अगर एक्वायर करे तो करे, बट बाय बर्थ तो नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, बाय डिसेंट। इसमें क्या होता है, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26 1950 but before December 10 1992 is a citizen of India by descent if his father was the citizen of India at the time of his birth, है ना। देखो, अगर कोई पर्सन है जो कहीं बाहर देश में पैदा हुआ है, या तो 26 जनवरी 1950 या तो उसके बाद, बट लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले अगर पैदा हुआ हो, कहीं भी विदेश में पैदा हुआ हो, है ना, 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले, तो वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा बाय डिसेंट। अगर उसका फादर, नॉट मदर, अगर उसका फादर इंडियन सिटीजन है उसके बच्चे के बर्थ के टाइम पे, है ना। अगर बच्चे के बर्थ के टाइम उसका फादर इंडियन सिटीजन है, तो वो चाहे दुनिया में कहीं पे भी पैदा हुआ हो, बट वो बाय डिसेंट, डिसेंट मतलब क्या होता है, वंशानुगत कह सकते हैं ना, कि अपने वंश चले आ रहे हैं उसमें। तो उस तरीके का यहाँ पे कुछ सेंटेंस का मतलब होता है इसका। तो उस तरीके से वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर दिसंबर 10 1992 is considered to be a citizen of India if either of his parent is the citizen of India at the time of his birth। अब देखो, एक पर्सन है जो आउटसाइड ऑफ इंडिया पैदा हुआ है, कब, 1 दिसंबर 1992 को या उसके बाद वो इंडियन सिटीजन कंसीडर किया जाएगा। वो क्या कंसीडर किया जाएगा, इंडियन सिटीजन, अगर उसके दोनों पेरेंट में से कोई भी एक इंडियन सिटीजन हो उसके बर्थ के टाइम। यहाँ पे फादर का कोई मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे फादर या मदर कोई भी, दोनों में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन है, तो उस बच्चे को इंडियन सिटीजन माना जाएगा, बेशक कि वो कहीं भी पैदा हुआ हो। और इसका एक टाइम पीरियड बताया गया है कि 10 दिसंबर 1992 के दिन या उसके बाद से। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, December 3, 2004 onward a person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his birth is registered at an Indian consult with 1 year of the death of the birth or with the permission of the central
गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये बात है कि जो बच्चे 3 दिसंबर 2004 को पैदा हुए हैं या उसके बाद पैदा हुए हैं, वो आउटसाइड इंडिया में पैदा हुए हैं, वो जो आउटसाइड इंडिया में पैदा हुए हैं, डेट कौन सा, 3 दिसंबर 2004 के 4 पे या उसके बाद, तो वो बच्चे बाय बर्थ इंडियन सिटीजन या बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन नहीं होंगे, अनलेस कि उनके बर्थ को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा 1 साल के अंदर जब से वो पैदा हुए हैं, और विथ सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब लीगल काम होगा, जब रजिस्ट्रेशन होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से ही होगा। ओके, देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये भी लिखी गई है कि एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ अ माइनर चाइल्ड to an Indian consult shall be accompanied by the undertaking a writing from the parent of such minor child that he or she does not hold the passport of any अदर कंट्री। कि जब ये एप्लीकेशन, जब जो बच्चे 3 दिसंबर 2004 के बाद से पैदा हुए हैं, उस दिन पे पैदा हुए हैं, वो तो बाय डिसेंट तो इंडियन सिटीजन नहीं माने जाएंगे। वो कब माने जाएंगे, जब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से रजिस्टर्ड किया जाएगा उनके बर्थ को, कि भाई ये इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन के एज अ इंडियन सिटीजन को रजिस्टर्ड किया जाएगा। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन होगा ना, इसमें जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, उनको एक क्या एफिडेविट कह सकते हैं, कि एक रिटन उनको फॉर्म भरना पड़ेगा उनके बच्चे उनको, उनके पेरेंट को, अपने बच्चे के सपोर्ट में, कि भाई हमारा जो माइनर चाइल्ड है ना, वो किसी और देश का पासपोर्ट नहीं कवर करता है, नहीं होल्ड करता है। तब जाके कोई भी बच्चा जो कि 3 दिसंबर 2004 को आउटसाइड ऑफ इंडिया पैदा हुआ है, वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। तो जो 3 दिसंबर 2004 के बाद से पैदा हुए हैं, उनके लिए तो थोड़ा रजिस्ट्रेशन वगैरह का है सिस्टम, लेकिन जो 1992 तक हैं और 2004 के पहले तक पैदा हुए हैं, उनके लिए हिसाब सही है कि अगर दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के पास भी इंडियन सिटीजनशिप है, तो वो उनका बच्चा भी इंडियन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अ माइनर हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डेसेंट and is also the citizen of any other country shall cease to be citizen of India if he does not renounce the citizen or nationality of another country within 6 months of his attaining full age। कि कोई भी माइनर चाइल्ड जो कि इंडियन सिटीजन बनता है बाय डिसेंट, एंड वो और भी किसी और कंट्री का भी सिटीजन है, तो उससे इंडियन सिटीजनशिप छीन ली जाएगी अगर वो अपना फुल, मतलब एक कहते हैं ना, जो 18 प्लस अगर जब वो हो जाता है, तो अगर उसने खुद रिनाउंस नहीं किया दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप को, तो इंडियन सिटीजनशिप उससे छीन ली जाएगी। ओके, अब देखते हैं बाई रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे कोई इंडियन सिटीजन बन सकता है। हमने देख लिया बाई बर्थ कैसे बनेंगे, बाई सिटीजन, बाई डिसेंट कैसे बनेंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि बाई रजिस्ट्रेशन कैसे बन सकते हैं। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन an application, okay, registered as a citizen of India any person not being a alien migrant if he belong to any of the following category। okay, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म कह सकती हूँ, कि उसको निकालती है कि कोई भी पर्सन है वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर पाए अगर वो इन किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो है ना, कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी भाई, अब कोई ऐसा है जो जिसको नहीं वो सारे प्रोविजन पिछले जो हमने बताए वो नहीं मैच करता हो, तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी वो इंडिया का सिटीजन बन जाए। ओके, चलिए तो देखते हैं कैसे। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज द ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर द मेकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। एक पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन जो कि अपना रेजिडेंट है इंडिया में 7 ईयर, 7 साल तक इंडिया में रह रहा है, अपना रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड करने के लिए, उसके लिए पहली कंडीशन तो यही है कि एक आदमी जो इंडियन ओरिजिन का है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी, जो कि अपना रेजिडेंट हो 7 साल तक, लगातार 7 साल तक रह रहा हो अपना, वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजन बन सकता है, एप्लीकेशन के थ्रू इंडियन सिटीजन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया।
कि एक पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है वो अनडिवाइडेड इंडिया में कहीं पे भी रह रहा हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, वो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपना सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। अ पर्सन who is married to a citizen of India and is an ordinary resident of India for 7 years before making an application for registration, है ना, कि जिसने शादी की है और 7 साल से अपना इंडिया में रह रहा है वो भी कर सकता है ये रजिस्ट्रेशन। आगे देखते हैं, माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन हु आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। माइनर चाइल्ड जिसके माता पिता अपना इंडियन सिटीजन है लेकिन वो कोई भी ऐसी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है जिससे उसके माइनर चाइल्ड को खुद ब खुद अपना सिटीजनशिप मिल जाए, तो वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आगे देखते हैं, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट आर रजिस्टर्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये एक पेरेंट है जो कि फुल कैपेसिटी अपना फुल एज में है, 18+ है और उसकी कैपेसिटी भी है और उसके पेरेंट्स भी इंडियन सिटीजन है, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। ओके, जैसे अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या बात होगी कि पेरेंट जब इंडियन हो गए, इंडियन रजिस्टर्ड सिटीजन, पेरेंट आर रजिस्टर्ड एज द इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जब पेरेंट अपना रजिस्टर्ड है इंडियन सिटीजन के लिए तो बच्चा भी होगा, लेकिन हो सकता है कि बच्चा ना हो, क्योंकि भाई अलग आउटसाइड इंडिया में पैदा हुआ है और आउटसाइड इंडिया में बच्चा पैदा हुआ हो और पेरेंट क्या रजिस्टर्ड कर दिए हो अपने सिटीजनशिप के लिए इंडिया के, बट बच्चा ने दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप री अनाउंस ना किया हो, है ना, तो वो भी कंडीशन हो सकती है कि अगर री अनाउंस नहीं किया तो इंडियन सिटीजनशिप हट जाएगी और उसको दोबारा से इंडिया का सिटीजन बनना है, तो उसके लिए ये सब प्रोविजन किया गया है। आगे देखते हैं, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, है ना, a person of full age and capacity who or either of his parent was earlier citizen of independent India is ordinary resident in India for 12 month immediately। मतलब एक आदमी है जो फुल एज और कैपेसिटी का है, उसके जो पेरेंट थे वो अनडिवाइडेड इंडिया में, वो इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन थे, वो पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन थे, वो भी और ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब वो भारत में रह रहे हैं 12 मंथ 12 महीने से इमीडिएटली, मतलब अपना एप्लीकेशन बनाने के तुरंत पहले के 12 महीने में। ऐसा नहीं है कि मतलब आज एप्लीकेशन बना रहा है 5 साल पहले रहे थे, वो नहीं, इमीडिएट 12 महीने तक रह रहे हैं इंडिया में, वो भी अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन of India, card holder of 5 years and who is ordinary resident in India for 12 months before making an application for registration, a person of full age and capacity, a person of full age and capacity who has been registered as an overseas citizen of India, Indian card holder for 5 years and who is ordinary resident in India for 12 months before making an application for registration, की कोई भी अपना ओसीआई कार्ड होल्डर है, ओसीआई कार्ड होल्डर है, वो भी 5 साल से, और वो भी अपना 12 मंथ से अगर भारत में रह रहा है तो वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड कर सकता है। बेसिकली देखिए ये सब पॉइंट ना आप लोगों को एक बार समझने की जरूरत है, इसका कॉन्सेप्ट कि कौन कौन से लोग इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। ये बहुत ज्यादा देखो आपको यूट्यूब पे ना बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल में मिलेगा नहीं, इतना डिटेल में और इतना एलिबरेट करके कोई आप लोगों को जल्दी पढ़ा नहीं रहा है ना। तो इसमें है कि आप लोग एक बेसिक समझ लीजिए कि कौन कौन से लोग बाई रजिस्ट्रेशन इंडिया के सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। कि क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ओसीआई कर सकता है, तो हाँ ओसीआई कर सकता है अगर वो 5 साल तक ओसीआई कार्ड होल्डर रह रहा हो और 12 महीने वाला सिस्टम हो, कि अगर वो 12 महीने से भारत का रेजिडेंट हो तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपना सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। ओके ना, और कौन कौन सा देखो अभी इसमें क्या 6-7 पॉइंट दिए गए हैं, तो कम से कम आप लोग एक इतनी अंडरस्टैंडिंग रखो कि 5-6 पॉइंट भी अगर हमें याद रहे ना तो चलो ये हो जाएगा कि चलो 5 पॉइंट याद है तो कुछ थोड़ा सा क्या एनालाइज करके भी हम आंसर को निकाल सकते हैं। तो वो भी दिमाग में रखना चाहिए कि कुछ ऐसा एनालाइजिंग पावर भी रहना चाहिए कि अगर सिटीजनशिप को हम एक्वायर कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। और बाकी जो ये हेडिंग है, जो ये 5 कंडीशन है अपना क्या सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू जो 5 दिए गए हैं पॉइंट के इनके थ्रू हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, उसके बारे में तो हमें जानना ही चाहिए। आगे देखते हैं, अ पर्सन शैल बी डीम टू बी इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया और इन सच अदर टेरिटरी विच बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर अगस्त 15 1947,
7 कि एक पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ मतलब एक पर्सन इंडियन ओरिजिन का सिटीजन बन सकता है कि अगर उसके पेरेंट्स किसी भी अनडिवाइडेड इंडिया के किसी भी टेरिटरी में या किसी ऐसे पार्ट की टेरिटरी में पैदा हुए हों जो कि अपना जो कि 15 अगस्त 1947 तक इंडिया का पार्ट बन गया हो। तो अब आप सोचेंगे ऐसी कौन सी टेरिटरी है, जैसे हमारा पौंडीचेरी हो गया, जैसे हमारा दमन दीव हो गया, है ना, तो गोवा हो गया। ये पहले क्या अपना गोवा हो गया, गोवा तो नहीं, गोवा तो 1961 में बना था, बट कुछ ऐसे ऐसे टेरिटरी थे जो कि फ्रांस और पुर्तगीज के अंडर में थे और 15 अगस्त 1947 के बाद ही भारत के इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में आए हैं। तो ऐसे टेरिटरी में अगर कोई पैदा हुआ है तो वो भी इंडियन सिटीजन बन सकता है। आगे देखते हैं, ऑल द अबव कैटेगरी ऑफ द पर्सन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस बिफोर दे आर रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसी अबव कैटेगरी का कोई भी पर्सन जब इंडियन सिटीजन बनता है तो उसको एक ओथ दिलवाई जाती है कि भाई आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ईमानदारी से रहिएगा और ईमानदार बने रहिएगा अपने देश के लिए। ओके, मतलब कि कुछ ड्यूटी भी मिलेगी भाई, सिटीजन से बनेंगे तो फ्री में थोड़ी ड्यूटी भी है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, तो उसको भी आपको निभाना है। आगे देखते हैं, बाई नेचुरलाइजेशन ये हमने देखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ अ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन एलियन माइग्रेंट इफ ही पोजेस फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो एक ऐसा एप्लीकेशन ग्रांट को सर्टिफाई कर सकती है नेचुरलाइजेशन, कि वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू किसी भी पर्सन को इंडियन सिटीजन बना सकती है अगर वो पर्सन कुछ ऐसे कंडीशन को, कुछ ऐसे क्वालिफिकेशन को पोजेस करता है। लेकिन ये इलीगल माइग्रेंट नहीं है। देखो, इलीगल माइग्रेंट को किसी भी कंडीशन पे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये देख लो, जहां है वहां यही सिस्टम है कि जो इलीगल माइग्रेंट है उनको किसी भी तरीके से सिटीजनशिप नहीं मिलेगी बिना प्रोविजन के। ऐसा नहीं कि हम इलीगल, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, बाकी क्या ग्राउंड पे तो कुछ और ही सिस्टम चलता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन लीगल चीजें जो हैं वो इस तरीके की हैं जो कि इसमें इस बुक में बताया गया है। देखते हैं कि कौन कौन सा क्वालिफिकेशन है नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजन बनने का। ही इज नॉट द सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। तो पहला तो यही पॉइंट हो गया कि वो जो आदमी है, जो पर्सन है, वो कोई ऐसा सिटीजन, ऐसी कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए जहाँ की इंडिया के लोग प्रिवेंट हों वहाँ के सिटीजन बनने के बाई नेचुरलाइजेशन, है ना। कि कोई ऐसी कंट्री का मेंबर नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे इंडिया के लोगों को मना कर दिया गया हो कि भाई आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू इस कंट्री, जैसे हम कनाडा का एग्जांपल लेते हैं, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि कनाडा हो गया या यूएसए हो गया, है ना, या अपना ब्रिटेन हो गया, कोई भी कंट्री हो गई, तो अपना क्या बोल दिया कि भाई इंडिया के लोग यहाँ पे नेचुरलाइजेशन के थ्रू तो सिटीजन नहीं बन पाएंगे, तो इंडिया फिर ब्रिटेन के लोगों को भी नहीं बनाएगा नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन। तो यही पॉइंट लिखा गया है कि if he is not the subject or citizen of any country where citizen of India are prevented from becoming subject or citizen of that country by naturalization. Okay, चलिए आगे चलते हैं। If he is the citizen of any country, he undertake to renounce the citizen of that country in the event of his application for Indian citizenship being accepted. If he is the citizen of any country, he undertake to renounce the citizenship of that country in the event of his application for Indian citizenship being accepted. कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू ये भी प्रोसेस दिया गया है कि अगर कोई सिटीजन है जो किसी अदर कंट्री का मेंबर है ना, लेकिन उसका इंडियन सिटीजनशिप का फॉर्म जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो उसी टाइम पे उसको रीनाउंस करना पड़ेगा उस कंट्री के, जो दूसरी कंट्री है उस कंट्री के सिटीजनशिप को। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कि अक्षय कुमार साहब है ना, तो वो फिलहाल में क्या है, कनाडा के सिटीजन है, एग्जाम्पल है ना। अब फिलहाल सिनेरियो क्या है मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन एक बार बहुत न्यूज उठी थी कि वो कनाडा के सिटीजन है और क्या है नहीं है, तो उस पर मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए कि वो कनाडा, मतलब किसी भी ऐसे पब्लिक फिगर का आप ले लेते हैं कि कोई भी ऐसा है जो अपना कनाडा का सिटीजनशिप है, मान लीजिए अक्षय कुमार है, कनाडा के सिटीजन है, लेकिन वो इंडिया में सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। अब इंडिया में उन्होंने सिटीजनशिप का फॉर्म भरा, वो जिस भी कंडीशन में अपना फिट बैठते थे उस कंडीशन से उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन का भर दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एक्सेप्ट कर लिया,
बट जब उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा कि भाई हाँ चलिए आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, आप इंडियन सिटीजन बन गए हैं, उसी दिन उनको रिनाउंस करना पड़ेगा अपना कनाडियन सिटीजनशिप को, कि कनाडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस करेंगे कि भाई अब हम तुम्हारे देश के कुछ नहीं है, नागरिक नहीं है, अब हम हो गए भारत के नागरिक। अगर वो रिनाउंस नहीं करेंगे तो भारतीय सिटीजनशिप उनसे खुद ब खुद छीन ली जाएगी। ओके, यही बात है। आगे देखते हैं। ही हैज आइदर resided in India or being in the service of a government of India or partly one or partly the other throughout the period of 12 months immediately preceding the date of the application। कि अगर कोई मेंबर या तो कि वो मतलब रिजाइडेड इन इंडिया है, और या तो इंडियन गवर्नमेंट के किसी सर्विस में है, या कि पार्टली या कि इंडियन गवर्नमेंट के सर्विस में भी है और रिजाइड मतलब ये भी है कि इंडिया में रह भी रहा है ना, रेजिडेंट भी है इंडिया में, है ना, रह भी रहा है। तो ये दोनों प्रोविजन की अपने एप्लीकेशन फॉर्म के इमीडिएट 12 महीने से वो यहाँ पे रह रहा है, तो उसको भी नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द 14 ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग the said period of 12 months, he has either resided in India or been in the service of government in India or partly one or partly other for period amounting the aggregate to not less than 11 year। ओके, कि यही बात है कि भाई ड्यूरिंग द 14 ईयर ऑफ द इमीडिएटली प्रोसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 मंथ, कि 12 महीने के ठीक पहले 14 साल तक और उसको इंडिया का रेजिडेंट अपना रहना चाहिए। ये सारे प्रोसेस हैं। आगे देखते हैं हम। ये भी बात वही है, सेम है, सेम ऊपर वाला प्रोविजन ही इसमें लिया गया है, या पार्टली 1 या पार्टली 2 में रहना चाहिए तो फिर उसको अपना सिटीजनशिप मिल जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं ही इज अ गुड करेक्टर, तो ये तो है ही भाई, गुड करेक्टर का नहीं रहेगा तो सिटीजनशिप क्यों ही दी जाएगी। अब भाई कोई ड्रग्स बेच रहा है, उसको सिटीजनशिप इंडिया की क्यों दी जाएगी, क्यों नेचुरलाइजेशन के थ्रू अपने एक सिटीजन को खराब किया जाएगा। आगे देखते हैं। ही हैज एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी 8th शेड्यूल के लिए उस 8th शेड्यूल में जितने भी अपने क्या लैंग्वेजेस हैं उसको नॉलेज होना चाहिए, तो भी उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू दिया जा सकता है सिटीजनशिप। आगे देखते हैं। In the event of certificate of naturalization being granted to him, he intended to reside in India or either into the continue in the service under government in India or under the international organization of which India is member or under the society, company और बॉडी ऑफ पर्सन established in India, है ना, कि मतलब कोई भी इन द इवेंट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम, कि जब से उसको अपना ग्रांट किया जाता है किसी भी इवेंट पे, जब उसको ग्रांट कर दिया जाता है सर्टिफिकेट नेचुरलाइजेशन के थ्रू, तो वो क्या होता है, ही इंटेंडेड टू रिजाइड इन इंडिया और आइदर इनटू द कंटिन्यू इन द सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सर्विस करना, और कोई भी ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ सर्विस करना या जिसका कि मेंबर इंडिया है, और किसी भी ऐसी सोसाइटी और वगैरह के अंडर में सर्विस करना। हालांकि देखो यहाँ पे ये भी लिखा है ना कि हाउ एवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे वाइब ऑल और एनी ऑफ द अबव कंडीशन फॉर नेचुरलाइजेशन इन द केस ऑफ पर्सन हु हैज rendered distinguished service to the science, philosophy, art, literature, वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमन प्रोग्रेस। तो बेसिकली ये है कि इन सब पॉइंट में जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कुछ चेंजेस भी ला सकती है, कि कुछ ऐसे प्रोविजंस भी कर सकती है कि अबव कंडीशन जो नेचुरलाइजेशन का है उसमें कुछ काट छाट की जा सकती है उस पर्सन के लिए जो कि अपना बहुत सारे ये सब क्या साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर वगैरह या वर्ल्ड पीस या ह्यूमन प्रोग्रेस वगैरह से रिलेटेड हो, तो उसके लिए ये सब चीज़ें कोई क्या बोलते हैं सुविधाएं दी जा सकती हैं। आगे क्या लिखा है, एवरी नेचुरलाइज्ड सिटीजन मस्ट टेक एन ओथ एंड एलिजियंस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हमें पता है कि हाँ भाई यही करना है। चलो आगे देखते हैं। बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कि टेरिटरी को एक्वायर करके कैसे इंडियन सिटीजन बना जा सकता है। आगे देखते हैं। इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया specify the person who among the people of the territory shall be the citizen of
इंडिया, सच पर्सन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड डेट, है ना, कि इफ एनी फॉरेन टेरिटरी, अगर कोई फॉरेन टेरिटरी होती है जो इंडिया का पार्ट बनती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहाँ के लोगों को, उस टेरिटरी पे जो लोग रह रहे हैं उनको इंडियन सिटीजन की मान्यता दे। और ऐसी मान्यता जो भारतीय सरकार है ना, सच पर्सन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड डेट, की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के तो मतलब इनके लिए कोई फॉर्म, कोई कागज, कोई एप्लीकेशन, कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, उसी से समझा दूंगी मैं आगे कि ये पर्सन, जैसे एक टेरिटरी है उसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, तो उसमें क्या हो गया कि भाई अब इस टेरिटरी पे जितने लोग हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। अब उनको कोई एप्लीकेशन ये वो करने की जरूरत नहीं है। वो इंडियन गवर्नमेंट एक डेट अनाउंस करेगी कि भाई 26 तारीख से तुम भारत के नागरिक हो और तुम भारत के नागरिक हो जाओगे। ओके, जब से वो टेरिटरी, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, व्हेन पौंडीचेरी बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू द सिटीजन पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, कि पौंडीचेरी जब बना ना भारत का पार्ट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर इन 1962 में अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, कि जब पौंडीचेरी भारत का भाग बनता है तो भारतीय गवर्नमेंट इशू करती है सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962, और उस पे इस आर्टिकल से क्या हो जाता है, इस अमेंडमेंट से क्या हो जाता है, पौंडीचेरी में रह रहे सारे लोग, पौंडीचेरी टेरिटरी पे रह रहे सारे लोग भारत के सिटीजन बन जाते हैं। ओके, चलो अभी देखो ये स्पेशल प्रोविजन है जो कि सिटीजनशिप के लिए, जो कि आसाम अकॉर्ड से रिलेटेड है। तो अभी सीए आने के बाद इसमें बहुत सारे चेंज हो जाएंगे, तो हम जब सीए आ जाएगा तो करंट अफेयर के थ्रू इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का लॉस कैसे कर लेता है कोई भी, या ऐसा कौन सा प्रोविजन है जिसको करने से हम अपना इंडियन सिटीजनशिप को लॉस कर देंगे। तो ये भी देखने की जरूरत है कि भाई हमारे पास तो इंडियन सिटीजनशिप है, लेकिन हम ऐसी कोई गलती ना कर दें कि हमारा सिटीजनशिप ही लॉस हो जाए। देखते हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब 3 वे टू लूजिंग अपना सिटीजनशिप। ओके, तो हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है वही ऐसा 3 वे प्रिस्क्राइब करता है जिसके थ्रू हम सिटीजनशिप लॉस कर सकते हैं। पहला तो रिनाउंस, कि हम खुद ही रिनाउंस कर दें कि भाई हम इंडियन सिटीजन है ही नहीं, तो हम ऐसा क्यों ही करेंगे। देखते हैं, any citizen of India of full age and capacity can make a declaration renouncing his Indian citizenship, है ना, कि कोई भी ऐसा सिटीजन जो अपने फुल एज और कैपेसिटी में है और अपने पूरे होशो हवास में है, वो खुद ही डिक्लेयर कर दे कि भाई हम इंडिया के सिटीजन नहीं है ना। उसके बाद क्या है, अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन दैट पर्सन सीजेज टू बी इंडियन सिटीजन। हाउ एवर इफ, देखो मतलब यही है कि इसके बाद से वो उसका सिटीजनशिप सीज कर दिया जाएगा। बट हाउ एवर इफ सच पर्सन डिक्लेरेशन is made during the war in which India is engaged, its registration shall be withdrawal by the central government। लेकिन ऐसा डिक्लेरेशन अगर किसी वॉर के थ्रू हुआ है कि जिसमें भारत इंगेज भी है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकती है, विथड्रॉल भी कर सकती है। When a person renounces his Indian citizenship, every minor child of that person also lost Indian citizenship। कि अगर कोई पर्सन अपना रिनाउंस कर देता है सिटीजनशिप ना, तो उसका अगर कोई माइनर चाइल्ड भी है वो भी लॉस कर देता है। ये नहीं कि मतलब पेरेंट्स, किसी का बाप ने रिनाउंस कर दिया इंडियन सिटीजनशिप तो उसके अपने बच्चे उसके इंडियन सिटीजन ही है, ऐसा नहीं है। अगर किसी पेरेंट्स ने किया और उसका कोई माइनर चाइल्ड है तो वो भी लॉस कर देगा। हाउएवर व्हेन सच अ चाइल्ड अटेन द एज ऑफ 18 ही मे रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप, लेकिन उसको रिज्यूम करने के लिए फिर वो प्रोसेस में जाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद टर्मिनेशन, एक तो है बाई रिनाउंस कि आप रिनाउंस कर दें, लेकिन अगर वॉर के टाइम पे रिनाउंस करेंगे तो रिनाउंसिएशन आपका एक्सेप्टेबल नहीं भी हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या है कंडीशन, कि अगर आप रिनाउंस कर देते हैं, अगर एक पर्सन रिनाउंस कर देता है तो उसका जो माइनर चाइल्ड है वो भी लॉस कर देता है अपना इंडियन सिटीजनशिप, है ना। कि अगर एक पर्सन रिनाउंस करता है तो वो इंडिविजुअल के का ही क्या सिटीजनशिप सीज नहीं होता है, वो उसका माइनर चाइल्ड का भी सिटीजनशिप सीज हो जाता है। आगे देखते हैं, टर्मिनेशन, व्हेन द इंडियन सिटीजन वॉल्यूंटरी वॉल्यूंटरी कॉन्सियसली नोइंगली विदाउट ड्रग्स अंडर इन्फ्लुएंस, है ना, कंपल्शन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, हिज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। अगर कोई ऐसा पर्सन है
अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा इंडियन सिटीजन है जो कि एकदम कॉन्शियसली हर चीज जान के, बिना किसी ड्रग वगैरह के अंडर, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, अगर वो किसी और देश का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है ना, तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। ऑटोमेटिकली क्या होती है? टर्मिनेट हो जाती है। दिस प्रोविजन हाउएवर डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द वॉर इन विच इंडिया इज इंगेज्ड। दिस प्रोविजन हाउएवर डज नॉट अप्लाई, कि टर्मिनेशन का जो प्रोविजन है वो वॉर के टाइम पे अप्लाई नहीं होता है, बाकी सारे टाइम पे अप्लाई हो जाता है। डिप्रीवेशन का क्या प्रोसेस है? इट इज द कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिप्रीव का बेसिकली यही है कि ये अपना कंपल्सरी टर्मिनेशन है। किसके लिए? सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अगर किसी ने ऐसे फ्रॉड के थ्रू सिटीजनशिप को, अपना इंडियन सिटीजनशिप को क्या ऑब्टेंड किया है, तो उसको तो भाई होना ही, उसको तो उससे तो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो उसको सीज किया ही जाएगा। तो ये किस प्रोसेस के अंडर होगा? ये होगा अपने डिप्रीवेशन के थ्रू। ओके, डिप्रीवेशन के थ्रू होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो, हम तो सिटीजन है, लेकिन अगर हमने डिसलॉयल्टी ज्यादा दिखाई, कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ ऐसे करने लगे कि फाड़ फाड़ दिए, तो कुछ कर दिए, तो उसको नहीं माने, हम अपना अलग भाषा बना रहे हैं ना, तो अब हमारे भारतीय गवर्नमेंट के पास ये प्रोविजन है कि वो डिप्रीव कर दे हमारे सिटीजनशिप को ही, कि भाई तुम इंडिया के सिटीजन ही नहीं हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हमको सिटीजनशिप मिला है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मान रहे हैं, तो वो कह देगा लो हम तुमको सिटीजन ही नहीं मान रहे हैं, है ना। तो वो भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का भी रिस्पेक्ट करना है हमें। आगे देखते हैं, सिटीजन हैज अनलॉफुल ट्रेड एंड कम्युनिकेट विथ द इनेमी ड्यूरिंग द वॉर। अगर कोई ऐसा सिटीजन है जो कि अनलॉफुल ट्रेड करता है या कम्युनिकेट करता है अपने इनेमी लोगों के साथ, अपने देश के दुश्मनों के साथ ड्यूरिंग द वॉर, की वॉर के थ्रू, वॉर के टाइम पे अगर कोई ऐसा है कि जो अपना सूचना इधर उधर कर रहा है कुछ ऐसे, या कुछ भारतीय सरकार के गन बंदूक वगैरह पहुंचा रहा है इधर उधर देशों में या हमारे दुश्मन देशों में, तो उसकी सिटीजनशिप को भी डिप्रीव किया जा सकता है। आगे देखते हैं, द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजोन्ड इन एनी कोर्ट फॉर 2 years। अगर कोई ऐसा सिटीजन है ना, जिसने कि रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू लिया है सिटीजनशिप, और विद इन 5 years उसको अगर जेल हो जाती है 2 साल के लिए, तो भी उसका सिटीजनशिप डिप्रीव करके सीज किया जा सकता है। आगे देखते हैं, सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ द इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली। अगर कोई सिटीजन है भारत का जो 7 साल से कंटिन्यूसली बाहर ही रह रहा है, और कुछ भी ऐसे प्रोविजन को फुलफिल नहीं कर रहा है या इंडिया नहीं आ रहा है, तो उसका भी डिप्रीव कर दिया जा सकता है, सिटीजन कर दिया जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि कर ही दिया जाएगा, बट किया जा सकता है। नजर में आ गया तो हो जाएंगे, वही वाली बात है ना। अब देखते हैं ये सिंगल सिटीजनशिप। बेसिकली ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ने सिंगल सिटीजनशिप को एक्वायर किया, क्यों ऐसा प्रोविजन रखा सिंगल सिटीजनशिप का। चलिए देखते हैं। नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड इनवाइजेज अ डुअल पॉलिटी central and state. It provided for the only single citizenship, that is the Indian citizenship. The citizenship in India, the citizens in India obey allegiance only the union. Okay, there is no separate state citizenship. कि हालांकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है ना। फेडरल मतलब कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है और इनवाइस करता है डुअल पॉलिटी, सेंटर और स्टेट की पॉलिटी को इनवाइस करता है, बट ये क्या प्रोवाइड करता है? सिंगल सिटीजनशिप को। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर तो फेडरल है, लेकिन ये सिंगल सिटीजनशिप को प्रोवाइड करता है, जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है। और इंडियन जो सिटीजन है वो सिर्फ यूनियन सिटीजन के प्रोविजंस को, उसके जो फैक्ट है उसको एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कोई भी, देयर इज नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, यहाँ पे कोई भी सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। Other federal state like USA and Switzerland on the other hand adopted the system of double citizenship। लेकिन अदर जो फेडरल स्टेट है, हमारा इंडिया भी फेडरल स्टेट है ना, क्वासी फेडरल एंड क्वासी क्या है, यूनिटरी। तो देखो
अदर फेडरल स्टेट लाइक यूएसए एंड स्विट्जरलैंड ये क्या अडॉप्ट करते हैं, ये अडॉप्ट करते हैं डबल सिटीजनशिप। कौन सी सिटीजनशिप? डबल सिटीजनशिप। आगे देखते हैं। इन यूएसए ईच पर्सन इज नॉट ओनली द सिटीजन ऑफ यूएसए बट ऑल्सो ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट टू विच ही बिलोंग, है ना, कि यूएसए का जो अपना सिटीजन है वो सिर्फ यूएसए का मेंबरशिप नहीं, सिटीजनशिप नहीं होता है, सिटीजन नहीं होता है, बल्कि वो पर्टिकुलर स्टेट का भी सिटीजन माना जाता है। दस ही ओबे द एलिजियंस ऑफ बोथ and enjoy dual seat of right, dual set of right, okay, one set conferred by the national government and the other by the state government। कि जो यूएस का सिटीजन है भाई, वो दो सेट ऑफ राइट को एंजॉय करता है, एक उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है और एक उसका अपना स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। दिस सिस्टम क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ द discrimination, that is the state may discriminate in favor of its citizen in matter like the right of vote, right to hold public office, right to participate profession and so on. This problem is avoided in the system of single citizenship prevented in India, okay। तो ये है कि जो डुअल सिटीजनशिप है ना, वो क्रिएट करती है प्रॉब्लम को। कैसी प्रॉब्लम को? कि डिस्क्रिमिनेशन के प्रॉब्लम को। कि अगर एक स्टेट है ना, कोई ऐसा राज्य है जो कि अपने स्टेट के लोगों को अपना गवर्नमेंट बनाता है, तो वो अपने स्टेट के लोगों को ज्यादा प्रिविलेज देगा। हालांकि ये प्रॉब्लम कुछ हद तक इंडियन सिंगल सिटीजनशिप में भी है, बट ये क्या पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है ना, कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है थोड़ा पॉजिटिव चीजों के लिए किया जा रहा है। तो यही बता रहा है कि इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है कि वोटिंग राइट अलग अलग। अब हमारे तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि वोटिंग राइट अब अलग अलग है, कि एक देश का आदमी मतलब अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश का चुनाव होता है, लेकिन आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जहां से आप वोटर हैं आप वहीं पे वोट देंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप वोटर आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप वोट दे रहे हैं अपना तमिलनाडु में, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो कुछ कुछ डिस्क्रिमिनेशन इसमें भी है जो कि हम देखेंगे अपना अलग अलग चैप्टर में। आगे देखते हैं। और क्या कि अपना जॉब वगैरह में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ऑफिस और प्रोफेशन में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। हालांकि ये सारे डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में भी होते हैं, लेकिन ये एक बात कहने को कह दी गई है। अब हम अपने डिस्क्रिमिनेशन को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कंसिडर करते हैं और यूएस डिस्क्रिमिनेशन को नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन इंडिया ऑल सिटीजन irrespective of the state in which they are born and reside enjoy the same political and civil right of the citizenship all over the country and no discrimination is made between them, okay। कि इंडिया में क्या बात है कि कोई भी सिटीजन चाहे वो किसी भी स्टेट में पैदा हुआ हो और किसी भी स्टेट में रह रहा हो, लेकिन वो सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट को, लेकिन वो सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट को एंजॉय करता है और उसके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। बट आगे क्या लिखा है वो देखिए। हाउ एवर दीज जनरल रूल ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज सब्जेक्ट टू द सम एक्सेप्शन। कि ये जो जनरल रूल है हमारा कि डिस्क्रिमिनेशन का एब्सेंस है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। अब एक्सेप्शन क्या है? Parliament under Article 16 can prescribe residence within the state or union territory as the condition for certain employment or appointment in that state or union territory or local authority or other authority within that state and the union territory। तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पार्लियामेंट है ना, वो आर्टिकल 16 के अंदर क्या ऐसा प्रोविजन प्रिस्क्राइब कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए उस स्टेट या यूटी के लोगों को स्पेशल प्रोविजन दे सकता है या स्पेशल उनको उनकी मांग कर सकता है। जैसे आप देखिए कि अगर आपको अपना क्या, अगर आपको महाराष्ट्र पीसीएस क्वालिफाई करना है तो आपको मराठी आनी चाहिए। अगर आपको तमिलनाडु पीसीएस क्वालिफाई करना है तो फिर वहाँ की, अगर आपको बंगाल पीसीएस क्वालिफाई करना है तो आपको बंगाली आनी चाहिए। तो बंगाली किसको आएगी? बंगाल के लोगों को ही आएगी, है ना। अब जैसे बिहार है तो उसमें बिहार के लोगों को थोड़ा प्रिविलेज दिया गया। अब बिहार के किसी भी फॉर्म में बिहार की लड़कियों को 35% का आरक्षण मिला हुआ है, बिहार की लड़कियों को, जबकि अदर स्टेट को नहीं मिला हुआ। तो इसमें कहाँ पे हो गया कि हमारा मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी उस पे। ये तो इसको क्या, ये तो डिस्क्रिमिनेशन ही है ना। लेकिन यही एक्सेप्शन है फिर, है ना। फिर एक्सेप्शन यही सब है कि कुछ कुछ एक्सेप्शन लगाए जा सकते हैं। आगे क्या है
कि कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस, है ना। देखो इसमें क्या बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 15 के अंदर प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को अगेंस्ट कि किसी भी सिटीजन को किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे तो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं है कि कि आप रेजिडेंट के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप रेजिडेंट के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, है ना। ये मतलब तो यही हो गया कि भाई क्या लिखा है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। नॉट ऑन द ग्राउंड ये प्रोहिबिट नहीं करता है कि आप रेजिडेंस के ग्राउंड पे प्रोहिबिट नहीं कर सकते। प्रोहिबिट कर सकते हैं कि जैसे बिहार में बिहारी लोग रह रहे हैं, है ना, तो आप वहां पे आप जितने सारे बिहार के अपने सिटीजन है उसमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन जो बिहार का बिहारी जो रेजिडेंस है और उसके जो बाहरी लोग आए हैं, जैसे तमिलनाडु का कोई आके रह रहा है, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन तो किया ही जाएगा, लोकल लोगों के थ्रू भी डिस्क्रिमिनेशन किया ही जाता है ना। इसलिए तो लोग ज्यादातर अपने स्टेट में रहना ही पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग क्या जॉब कमाने वगैरह के लिए आते हैं दूसरे दूसरे स्टेट में, बट एट द एंड ऑफ द डे उनका मोटिव तो यही होता है कि अपने स्टेट में चलेंगे यार, अपने गांव में चलेंगे, अपने गांव में रहेंगे, है ना। आगे देखते हैं। दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट और गिव प्रेफरेंस टू इट्स रेजिडेंट्स इन मैटर दैट डू नॉट कम विद इन द प्रीव्यू ऑफ द राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडियन सिटीजन। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट में ऑफर conscience in fee concession, state may offer concession in fee for education in its residence। ओके, तो देखो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट ये इसका मतलब ये है कि स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट और गिव प्रेफरेंस टू इट्स रेजिडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टेट जो है वो अपने स्टेट के लोगों को कोई भी प्रेफरेंस कोई भी बेनिफिट प्रेफरेंस दे सकती है। जैसे कि एग्जांपल में समझाया गया है कि कोई भी स्टेट फीस में क्या कंसेशन कर सकती है, एजुकेशन के फी में अपने रेजिडेंट्स के लोगों को कंसेशन दे सकती है। तो ये सब क्या है, ये सब मतलब एक देखिए ध्यान से तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है, लेकिन इसको डिस्क्रिमिनेशन के तरीके कंसीडर नहीं किया गया है। बोला गया है कि भाई कुछ एक्सेप्शन तो हो गया कि जनरल रूल ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये सब है। फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट एंड residence under article 19 is subject to the protection of interest of the any scheduled tribe, है ना। the right of outsider to enter, reside and the settle in the tribal area is restricted। तो ये भी एक restriction है, ये भी एक क्या है कि जो हमारा जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस जो आर्टिकल 19 के अंदर हमें मिलता है, लेकिन इसमें क्या है कुछ चीज ऐसी है जो इसमें शेड्यूल ट्राइब को प्रिवेंट करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो हमारा आर्टिकल 19 के थ्रू हमारा मूवमेंट और रेजिडेंस का फ्रीडम है, इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। कैसे कि राइट टू आउटसाइडर, द राइट टू आउटसाइडर टू इंटर एंड रिजाइड एंड सेटल द ट्राइबल एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड। कि कोई भी ऐसा आउटसाइडर, जैसे भारत के जो लोग हैं, मतलब मेन भारत के लोग, अंडमान निकोबार हालांकि भारत ही है, जैसे भारत मेन सिटी के जो लोग हैं, अब वो कहें कि भाई हम अंडमान निकोबार में ट्राइबल एरिया जहाँ पे जरावा रहते हैं, जरावा एक ट्राइबल कम्युनिटी है अंडमान निकोबार की, जहाँ पे जरावा रहते हैं, हम चलेंगे, हम वहाँ रहेंगे, वहीं फैक्ट्री बनाएंगे, वहीं होटल खोलेंगे, वहीं रहेंगे, तो वहाँ रहने को आपको रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन ही तो हो गया भाई। ट्राइबल जो है वो भी आपके सिटीजन है, हम भी आपके सिटीजन है, तो ये आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो क्योंकि भाई नीचे दिया गया है ना, of course this is done to protect the distinctive culture, language and custom and manner and scheduled tribal area। वही बात है कि शेड्यूल ट्राइब के लोगों को का कल्चर वगैरह, कस्टम, लैंग्वेज ये सब बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो बेसिकली बात ये है ना, जो इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को बोला जाता है कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसी बेस पे बोला जाता है कि ये जो एक्सेप्शन है ना, ये किसी न किसी मतलब किसी न किसी लूप होल को फुलफिल करने के लिए
किसी न किसी ऐसे हमारे कुछ न कुछ ऐसे कमियां हैं जिसको कि मैनेज करने के लिए ये सब डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, ना कि अपने कुछ ऐसे कि मतलब एकदम जनरल रूल ही बना दिए कि डिस्क्रिमिनेट करेंगे ही करेंगे, वो वाला सिस्टम नहीं है। आगे देखते हैं। ये क्या है, टिल 2019 लेजिस्लेचर ऑफ द अर्ट्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू, मतलब ये जम्मू एंड कश्मीर वाली बात है कि जम्मू एंड कश्मीर इज एम्पावर टू कि अपना 2019 तक जम्मू कश्मीर का जो स्टेट लेजिस्लेटिव था ना, वो एम्पावर था कि वो डिफाइन करे पर्सन को, डिफाइन द पर्सन हु आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द इंडियन स्टेट। ये सब बातें हैं, लेकिन ये सब बातें क्या, अब ये जब 397 हट ही गया तो क्या 370 आर्टिकल 370 जब कॉन्स्टिट्यूशन जब ये हट गया तो इसके बारे में क्या ही बात करनी है कि क्या बात करेंगे नहीं करेंगे। आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं कि पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन जब ये प्रोविजन खत्म ही हो गया है, चलिए कवर ही कर लेते हैं, क्या फिर वही है, रह जाता है कुछ है कि जो जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेटिव था ना, स्टेट लेजिस्लेटिव था, उसको पावर दिया गया, वो एम्पावर किया गया था क्या करने के लिए कि जम्मू कश्मीर का स्टेट लेजिस्लेटिव ये डिफाइन करता था कि कौन सा जो पर्सन है वो परमानेंट रेजिडेंट है स्टेट का, एंड कन्फेयर एनी स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस ऑन सच परमानेंट resident as respect of employment under the state government, acquisition of the immovable property in the state and the settlement of the state, and the right to scholarship and such other forms to aid provided by it गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बेसिकली सारी चीजें थी, वो अपने स्टेट के लोगों को क्या क्या प्रिविलेजेस दे सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था। अब प्रोविजन वाज बेस्ड ऑन आर्टिकल 350A, है ना, आर्टिकल 350A के थ्रू ये सारे प्रोविजन दिए जाते थे कि स्टेट लेजिस्लेटिव को एम्पावर किया गया था ये सारी फैसिलिटी देने के लिए कि कौन वहाँ का लोकल है उसको डिफाइन करिए, और क्या प्रिविलेजेस देने हैं सबको, कौन से प्रिविलेजेस अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में देना है कि एडमिशन में देना है, किस में देना है, वो सब आर्टिकल 350A के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए थे लोगों को। ओके, बट बाद में आर्टिकल 370 हट गया, तो फिर ये सारे प्रोविजन क्या नल एंड वॉइड हो गए कि अब इनका कोई वैल्यू इतनी रह नहीं गई, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेती है। आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे पढ़ लीजिएगा, बाकी ये फिलहाल के सिनेरियो के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक दैट ऑफ कनाडा हैज इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म राइट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस for the people of India to promote the feeling of fraternity and the unity among them and build the integrated Indian nation. Okay, despite this, India has been witnessed the communal riot, conflict, caste war, लिंग्विस्टिक क्लासेस एंड एथनिक डिस्प्यूट, है ना। तो बेसिकली यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कनाडा की तरह इंट्रोड्यूस करता है, क्या सिंगल सिटीजनशिप को इंट्रोड्यूस करता है। तो ये भी बात हो गई कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है कि इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि भाई वो लोगों के लिए क्या एक यूनिफॉर्म राइट बनाना चाहता है, ताकि हमारे भारत के लोगों में अपना फर्टर्निटी और यूनिटी की फीलिंग और इंटीग्रेटेड भाईचारा की फीलिंग अपनी, और नेशनल इंडियन क्या नेशनलिस्ट की यूनिटी बनी रहे। क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, वो उन्होंने बहुत सारे कम्युनल रिवॉर्ड्स, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट वॉर और लिंग्विस्टिक, ये सब बहुत सारे क्लासेस देखे थे, बहुत सारे डिस्प्यूट देखे थे आपस में, इतनी हमारी डाइवर्सिटी ही थी। तो अभी भी है ही, कितना भी कोई प्रोविजन दे ले, लेकिन जो क्या ग्राउंड पे जो चीजें हैं आज भी आप लोग बहुत सारे कास्टिज्म देखते हैं, बहुत सारे कम्युनलिज्म, क्या कि कम्युनल रिवॉर्ट भी, हिंदू मुस्लिम तो रिवॉर्ट आज भी हो रहे हैं ना, कि ये है, फिर आदिवासी और ऐसे कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो आज भी हो रहे हैं, है ना। तो वही चीज है कि इन सब चीजों को बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा जो कि सिंगल सिटीजनशिप दे, जिससे कि भारत की अपना यूनिटी और इंटीग्रिटी पे कोई भी असर ना आए और भारत को एक मजबूत देश बनाया जाए। आगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को कैसे एक्वायर किया जा सकता है और कैसे कवर किया जा सकता है, चलिए इसको देखते हैं। इन September 200, Government of India, Ministry of External Affairs has set up the high-level committee on the Indian diaspora under the chairmanship of L.M. Singhvi. Okay, तो सितंबर 2000 को भारतीय गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक हाई लेवल कमेटी को सेटअप किया,
जो कि किस पे सेटअप किया, इंडियन डायस्पोरा पे, कि इंडियन डायस्पोरा का क्या कंडीशन है, उससे कैसे रिलेशन बेहतर किया जा सकता है। डायस्पोरा बेसिकली वो लोग होते हैं जो भारत से बाहर रहते हैं, है ना, जो भारत से बाहर रहते हैं किसी भी कंट्री में। और ये जो इंडियन डायस्पोरा पे जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे, एल.एम. सिंघवी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको सिंघवी कमेटी के नाम से जाना जाता होगा, ओके ना। Mandate the committee was to make a comprehensive study of the global Indian diaspora and to the recommend the measure for the constructive relationship with them. Okay? तो इस कमेटी को क्या बोला गया कि भाई आप एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी करिए कि जो पूरे देश में जो ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा हैं उनको उनके साथ हमारे जो कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है उसको बनाने के लिए हमें क्या ऐसे मेजर्स को उठाने चाहिए, उसके बारे में आप हमें रिकमेंड करिए। कौन सी कमेटी को, एल.एम. सिंघवी कमेटी को। ओके, चलिए देखते हैं। कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन जनवरी 2002। 2000 में कमेटी बनी, सितंबर में 2002 में कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया। रिकमेंडेशन में क्या क्या किया ये देखते हैं। इट रिकमेंडेड अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 to provide for grant of dual citizenship to the person of Indian origin belonging to the certain specified country. Okay, तो इसने क्या अमेंडमेंट किया, अपनी जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट जो दी थी उस रिपोर्ट में रिकमेंड उसने किया कि हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट करना चाहिए। क्या अमेंडमेंट करना चाहिए, अमेंडमेंट ये करना चाहिए कि हमें डुअल सिटीजनशिप को ग्रांट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डुअल सिटीजनशिप को ग्रांट करना चाहिए। किसके लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए जो कि कुछ कंट्री से में रहते हैं, सर्टेन स्पेसिफाई कंट्री के लिए ये अमेंडमेंट करने के लिए बोला गया था। कब, 2002 के रिकमेंडेशन में। आगे क्या हुआ, अकॉर्डिंगली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 मेड प्रोविजन फॉर एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय द person of Indian origin of 16 specified country other than पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ओके, कि फिर क्या अपना हुआ, इस रिकमेंडेशन के थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 हुआ, अमेंडमेंट हुआ अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप 1955 में अमेंडमेंट हुआ 2003 में। और अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन किया गया कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI को एक्वायर किया जा सकता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के, मतलब 16 ऐसी कंट्री को स्पेसिफाई किया गया जिसमें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं थे, कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के द्वारा इंडियन ओरिजिन क्या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के उसको पोस्ट नहीं कह सकते, सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। इट ऑल्सो ओमिट ऑल प्रोविजंस रिकॉग्नाइजिंग और रिलेटिंग टू द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्ट। और इसने ये जो एक्ट था ना अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 था, इसने ओमिट कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया सारे ऐसे प्रोविजन और रिकॉग्नाइजेशन को जो कि कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप से रिलेटेड थे। आगे देखते हैं बाद में फिर क्या हुआ, लेटर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005, फिर 2005 में एक और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ। एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द ग्रांट ऑफ OCI फॉर PIO। OCI का मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, PIO का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ ऑल कंट्री एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एज लॉन्ग एज देयर होम कंट्री और डुअल सिटीजनशिप अंडर द लोकल लॉ, है ना। कि फिर अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2005 में, और जिसमें कि अपना OCI कार्ड होल्डर को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन और ज़्यादा मतलब सारी ही कंट्री को, ऑलमोस्ट ऑल कंट्री को के लिए ये प्रोविजन बना दिया गया कि भाई जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो OCI को ग्रांट कर सकते हैं, OCI के सिटीजनशिप को ले सकते हैं इंडिया के। लेकिन लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश को इससे अलग रखा गया और बोला गया कि जब तक उनके होम कंट्री में कुछ ऐसा लॉ नहीं बन जाता है तब तक ये प्रोविजन इन देशों के लिए मान्य नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। द OCI नॉट एक्चुअली द डुअल सिटीजनशिप, जो यहाँ पे बार बार डुअल सिटीजनशिप की बात हो रही है ना, कि अभी तो हमने पढ़ा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, तो ये डुअल सिटीजनशिप कहाँ से प्रोवाइड हो गया भाई। तो इसमें यही बताया गया है कि जो OCI है वो एक्चुअल में डुअल सिटीजनशिप है नहीं,
क्या है ये, ओसीआई इज नॉट एक्चुअल द डुअल सिटीजनशिप एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनैलिटी आर्टिकल 9। तो जो अपना ओसीआई के थ्रू जो डुअल सिटीजनशिप की बात कही गई है वो डुअल सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके लिए मना ही करता है, इसके लिए मना करता है कि डुअल नेशनैलिटी और डुअल सिटीजनशिप जैसा कोई भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 9 में ये ऐसी बात कही गई है। आगे देखिए फिर अगेन क्या होता है, अगेन क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज मॉडिफाइड द प्रोविजंस pertaining to the OCI in the Principal Act. It has introduced the new scheme card called OCI Citizen of India card holder by merging the PIO card scheme and OCI card scheme. Okay. तो 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ ना सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, उसमें मॉडिफाई कर दिया गया, उसमें मॉडिफाई कर दिया गया ओसीआई को, और ओसीआई का जो प्रिंसिपल है, ओसीआई एक नई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया मॉडिफाई करके। ओसीआई की जो पुरानी स्कीम थी ना उसको मॉडिफाई करके एक नई स्कीम लाई गई, और उसको क्या कहा गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। क्या कहा गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो आप इतना तो समझ गए कि ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, वो भारत में रहने वाले लोग तो नहीं है ना, कोई अदर कंट्री में रहने वाले लोग हैं जो कि अदर कंट्री में रहते हैं, लेकिन वो भारत के सिटीजन या भारतीय ओरिजिन के थे, तो उनके पास ओसीआई कार्ड होल्डर भी होगा, है ना, होना चाहिए। और इसमें क्या मर्ज कर दिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड वाली स्कीम को और ओसीआई कार्ड स्कीम को एक में मर्ज कर दिया गया, है ना। फिर आगे देखिए यही लिखा गया है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस on August 19, 2002 and the OCI card scheme was introduced in the December 2005, but both the scheme were running in parallel. Even though the OCI card scheme has become more popular, this was causing unnecessary confusion in the mind of the applicant, keeping in view some problem being faced by the applicant, and it provide enhanced facility to them. Then government of India decided to formulate one single scheme after merging the OCI, POI and OCI scheme containing positive attribute of both for achieving this objective, the citizenship amendment. ओके तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि यहाँ पे मर्ज करने के पीछे रीजन यही था, जो ओसीआई है और ओपी जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, इन दोनों स्कीम को एक में मर्ज करने के पीछे यही था कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की स्कीम थी ये 19 अगस्त 2020 में लागू की गई थी। कब इंट्रोड्यूस की गई थी, ये इंट्रोड्यूस की गई थी अगस्त 19 2020 को। और जो ओसीआई कार्ड स्कीम थी ये इंट्रोड्यूस की गई थी कब, दिसंबर 2 2005 को। और दोनों पैरेलल चल रही थी। तो जो अपने सिटीजन थे ना, जो ओवरसीज सिटीजन थे, उनके दिमाग में फिर कंफ्यूजन चलता था कि यार हम ओसीआई लें कि अपना पीआईओ लें, फिर कौन सा लें, किसमें क्या, क्योंकि सब में दोनों में प्रोविजन सेम थे, दोनों में बेनिफिट, दो में चाहे ये लो चाहे वो लो, है ना। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो अपने सिटीजन थे, जो अपने डायस्पोरा थे, उनके कन्वीनियंस के लिए दोनों को मर्ज कर दिया गया और दोनों को एक में मिला के अपना उनको एक क्या बोलते हैं, उनको एक अच्छी फैसिलिटी, उनकी फैसिलिटी को इनहेंस करने के लिए प्रोविजन बना दिया गया और मर्ज करके बोल दिया गया कि भाई अब आप सिर्फ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर रहेंगे और कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक कार्ड लीजिए, एक कार्ड से आपका सारा काम चलेगा, है ना। वैसे भी जो अपनी क्या करंट गवर्नमेंट है, तो ये उस टाइम तक आ ही गई थी, 2015 में अपनी करंट गवर्नमेंट आई गई थी। तो इसका तो वैसे भी ये क्या स्लोगन है ना कि वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन वोट, वन नेशन वन ये, वन नेशन वन वो, तो वन नेशन वन पेंशन, ऐसे करके इसकी बहुत सारी स्कीम है। तो ये वैसे भी हर चीज को थोड़ा सा सेंट्रलाइज करने पे ध्यान देती है, थोड़ा सा ईजी करने पे ध्यान देती है ये फिलहाल की गवर्नमेंट। तो इसके अंडर ही ये प्रोविजन आ गया था। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद यही है कि अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 रिप्लेस द नेमोकल्चर ऑफ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया विथ दैट ऑफ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर एंड मेड इट फॉलोइंग प्रोविजन टू द प्रिंसिपल एक्ट। ओके, तो अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2015 जो था उसने नेमोकल्चर को, कौन से नेमोकल्चर को, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के नेमोकल्चर को रिप्लेस करके क्या बोल दिया कि भाई अब ये 2015 से क्या हो गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ओके, ये हो गया। अब देखिए नीचे ये दिया गया है कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं ओवरसीज कार्ड होल्डर में। ये इतना ना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
है ना, इसमें दे दिया गया है। बेशक आप एक रीडिंग लगा सकते हैं, लेकिन रीडिंग लगाने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और इतना डीप में जाके अगर हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर हम आगे की चीज़ें क्या ही पढ़ जाएँगे। मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी थी, बट ये मुझे इतना रिलेवेंट लगा नहीं अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो हम इसको स्किप करते हैं। आपके पास अगर टाइम है और आपको लग रहा है कि नहीं एक बार हमें जाननी चाहिए, तो आप एक रीडिंग लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न है कि कोई ऐसा ओवरसीज़ है जो कि क्यों इंडिया का सिटीज़न बन सकता है, उसके लिए सारे प्रोविज़न दिए गए हैं। तो हम इंडियन सिटीज़न हैं, हम इंडियन एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हम यही तय कर लें कि भारत का जो सिटीज़न है उसको कैसे, भारतीय सिटीज़नशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है और कैसे वो टर्मिनेट हो जाएगा, उसको अच्छे तरीके से हम समझ लें, वही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, तो चलिए अब इसके बाद हमारा जो चैप्टर आएगा नेक्स्ट, वो है फंडामेंटल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्कोरिंग है। प्री मेंस चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, फंडामेंटल से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। तो फंडामेंटल जो चैप्टर है वो हमारा, मुझे लगता है 1-2 क्लास उसमें लगेगी, 1-2 क्या, मुझे लगता है 2-3 क्लास उसमें लगेगी, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, अपना कमेंट हमें ज़रूर करते रहिए, हमें बताते रहिए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या अच्छा एक्सप्लेनेशन जा रहा है, या आप लोगों को कुछ और थोड़ा एनहांस करने की ज़रूरत है, थोड़ा और कुछ अच्छे तरीके से कुछ और भी, अगर आपका कोई भी ऐसा सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम और सारे क्लासेस और सारे इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, तो उसको भी आप लोग इतना ही सपोर्ट करिए। चलिए, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।